Is my screen visible? And am हो I रहा है। okay? Okay. So let's start with our today's session basically. So data analytics with Excel. ये सुनकर जो आपको लगता है कि बहुत हार्ड होगा या फिर स्टेप्स नहीं आते या एक्सेल नहीं आता, सो उसके लिए जो प्रिपरेशन हमने की है वो हम इस सेशन में देखेंगे। सो बेसिकली डेटा एनालिटिक्स जो है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है आपके पास जो आपको एनालिसिस करना है उसके ऊपर, उसको हम डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। तो जो एक्सेल है वो एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, उसके ऊपर हम देखेंगे कि उसके कुछ ऑपरेशन है डेटा एनालिसिस करने के लिए डेटा एनालिटिक्स में, वो कैसे वर्क करते हैं। सो बेसिक वे में आपके पास जो डेटा होगा वो डेटा जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट का हो सकता है, स्मॉल अमाउंट का हो सकता है, मीडियम रेंज का हो सकता है। अलग अलग टाइप्स के डेटा सेट हो सकते हैं, जैसे कि साइबर अवेयरनेस का हो सकता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का हो सकता है, किसी प्रोडक्ट कंपनी का हो सकता है, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का हो सकता है, एंड एज वेल एज गेमिंग इंडस्ट्री का डेटा हो सकता है। सो उसको कुछ एनालिसिस चाहिए। एनालिसिस एज इन कि जो डेटा है आपका वो डेटा आपको कैसे वे में पता करना है, लाइक उस डेटा में क्या क्या है, वो डेटा कैसे फ्लो हुआ है, किस प्रोडक्ट ने कितना परफॉर्म किया है या किस सॉफ्टवेयर का क्या कैपेबिलिटी है, वो जो गेम है वो पर्टिकुलर कितना परफॉर्मेंस दे रहा है, वो सारे जो केपीआईज है की इंडिकेटर फैक्टर। सो इंडिकेटर फैक्टर्स जो है वो हमको वहां से पता चलते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है 3.1 एक्सेल डेट और एक्सेल में डैशबोर्ड्स। सो डैशबोर्ड जो है वो आपका एक कमांड सेंटर है, जैसे कि एक जो आर्मी की फोर्स होती है उनका एक सेंटर होता है जहाँ से वो सब कुछ काम करते हैं, लाइक उनका एक डेटाबेस भी होता है, फिर उनका डेटाबेस में सर्वर्स होते हैं, लाइक उस जगह से वो सारे जो सारे ऑपरेशन है वो वहाँ से परफॉर्म करते हैं, वो उनका एक कमांड सेंटर होता है। सो विद द सेम एग्जाम्पल एक्सेल में भी हम डैशबोर्ड बना सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल्स दिए, प्रोडक्ट कंपनी हो सकती है, सॉफ्टवेयर कंपनी हो सकती है। तो उनको भी एनालिसिस चाहिए। एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, या फिर अलग अलग चीज़ लाइक एम्प्लॉयज़ कितने हैं, एम्प्लॉयज़ का डेटा क्या है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज कितनी है, ये सब एक जगह पे देखने के लिए हमको डैशबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। And why dashboard is powerful? Dashboards are powerful because they provide instant at a glance access to clear, interactive and near real time data visualization. मतलब हमने जो कुछ डेटा उस टेबल में रखा होगा, एक एक सोर्स टेबल होता है, एक डैशबोर्ड होता है। जैसे जैसे हम सोर्स टेबल में डेटा इंप्लीमेंट करते जाते हैं, हम उसमें एड ऑन्स करते जाते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वैसे वैसे हमारा जो डैशबोर्ड है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा होता है उतना इजीली वो वर्क होता है, और जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और जितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी उतना हमको जो अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी वे चाहिए रहता है, फास्टर वे चाहिए रहता है, या फिर डेटा ड्रिवन जो डिसीजंस लेने रहते हैं, लाइक किसको कंपनी में रखना है, किसको कंपनी में से निकालना है। तो इसके सबके जो आइडेंटिफाई फैक्टर्स है, जो लाइक ट्रेंड्स बोल सकते हो उसको, कि कौन क्या कितना काम कर रहा है, फिर कौन किस पोजीशन के लायक है, फिर जो वीपी लेवल पे काम होता है वो लोग किस एबिलिटी से काम करते हैं, उनका जो ट्रांसफॉर्म करना है, लाइक उनके जो अमाउंट्स ऑफ पेमेंट है वो कैसे वहाँ पे दिखने चाहिए, फिर उनके जो इनसाइट्स है, बेसिकली इनसाइट एज इन, इनसाइड एज इन ये जो पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, हिस्टोग्राम प्लस लाइन चार्ट है, देन अलग अलग टाइप के ग्राफ्स है, यहाँ पर जो है वो सारे के सारे स्लाइसर्स यूज किए हैं। देन यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के डेटा है जो हमको सिर्फ न्यूमेरिकल वे में दिख रहे हैं, बट इसके पीछे जो सोर्स डेटा है वो कुछ ना कुछ अलग है। तो इनको ग्रुपिंग किया है, बाकी की चीज़ें भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट की है, उसको फॉर्मेट किया, उसका डिज़ाइन चेंज किया है। फिर अलग अलग लेवल के स्लाइसर होते हैं, लाइक ईयर लेवल का स्लाइसर है, मंथ का है, फिर सेल्स मैनेजर का होता है, कंट्री का होता है, प्रोडक्ट नेम के हिसाब से भी, लाइक प्रोडक्ट नेम जो ए है यहाँ पे उसका सिर्फ मुझे डेटा देखना है, तो ये बाकी के स्लाइसर्स भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के स्लाइसर्स हम बना सकते हैं उसमें बेसिकली। फिर बेसिकली जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड क्यों इतना इम्प्लीमेंट है हर जगह पे, जैसे गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा आई गेस एक्सेल यूज़ होता है। फिर हम जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं लाइक सीपीपी के लिए, उसको भी हम मोस्टली एआई बेस्ड अगर देखें तो एआई भी सबसे ज़्यादा एक्सेल एंड पावर बीआई या फिर डेटा सर्वर्स यूज़ कर रहा है, तो उनमें क्या है, कहीं ना कहीं तो एक्सेल ही यूज़ किया गया है। तो वो जो डेटा है वो कैसे विजुअल करते हैं वो लोग, तो इस टाइप से वो विजुअल करते हैं। ये तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट आगे जाके जैसे जैसे डेटा बढ़ता है, जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती है, वैसे वैसे एक्शनेबल जो इनसाइट्स है वो वहाँ पे दिखने चाहिए, लाइक रियल टाइम दिखने चाहिए कि कौन क्या काम कर रहा है एग्जैक्टली। सो ये अगर पावरफुल होगा और अपने को ये जो बनाना है वो अच्छे से बना कर हमने इम्प्लीमेंट किया,
प्रेजेंट किया तो फिर जो कंपनी है वो हमको भी ग्रोथ दे सकती है। सो इसमें कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स है जैसे कि टेबल्स एंड डेटा ग्रिड्स। तो टेबल्स एंड डेटा ग्रिड्स, तो टेबल एज इन एक एग्जांपल के लिए जो जिसके ऊपर हम स्टडीज करते हैं उसका जो टेबल है, वैसे ही फॉर्मेट में इसमें में एक टेबल बना सकते हैं। लाइक हम टेबल पे क्या क्या रखते हैं कि हमारा पूरा सेटअप हो सकता है कंप्यूटर का, कुछ हमारे रिसोर्सेस हो सकते हैं, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हम एक जगह पे रखते हैं, फिर दूसरी जगह पे हम बुक्स रखते हैं, फिर अलग कुछ सामान रह सकता है लाइक चार्जर एंड ऑल रखते हैं हम। तो ये सब भी हमें ऑर्गेनाइज रखते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग अ लार्ज डेटा सेट, जैसे हम डेटा सेट एक ऑर्गेनाइज करते हैं, वैसे ही टाइप से हम टेबल भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो हमारा एक्सेल में होता है। तो एक्सेल में कौन से टाइप का टेबल हो सकता है? तो सेल्स का हो सकता है, फिर सेल्स के बाद अलग अलग कंपनीज का हो सकता है। तो वो कंपनीज में जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है वो सेल्स का एक एग्जांपल है, जैसे सर ने भी सिखाते हैं वो हमको सेल्स के। सो बेसिकली जो सेल्स है, फिर वो सेल्स में क्या क्या आता है, तो सेल्स में खुद का एक सेल्स आता है like कितना सेल्स हुआ है मंथली वो देखा जाता है। उसके बाद रीजन्स कि कौन से रीजन में वो सेल हुआ है। लाइक हमने यहाँ पर डायरेक्शंस लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बट रीजन्स एज इन स्टेट हो सकता है, कंट्रीज हो सकते हैं, अलग कुछ कंट्री के रीजन्स हो सकते हैं, तो उसमें देखा जाता है। फिर प्रोडक्ट्स, जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कितने बेचे, कितने में से क्या प्रॉफिट निकला, वो प्रॉफिट मार्जिन्स का एक हम उसमें कंपोनेंट ले सकते हैं। फिर वो सब जो होता है वो डेटा ग्रिड्स में हम सेव करते हैं। डेटा ग्रिड इज नथिंग बट जो हम कैमरा में देखते हैं, लाइक उसमें ग्रिड्स आते हैं, उसको ही हम डेटा ग्रिड्स बोलते हैं। डेटा ग्रिड्स इज अ सिक्वेंशियल मैनर्ड ऑर्डर जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। इंडिविजुअल सेल होता है, वो इंडिविजुअल सेल में डेटा जब हम स्टोर करते हैं और अलग अलग बहुत सारे सेल्स हम यूटिलाइज करते हैं तो उसको डेटा ग्रिड बोला जाता है। लाइक 4x4 का डेटा ग्रिड हम सबने सुना होगा, या फिर हम मैट्रिक्स में भी डेटा ग्रिड्स ही यूज करते हैं। So basically यही था tables and data grids. Then dynamic filters add slicers and drop downs to view by category, region and time period. Basically यहाँ पर जो सारे के सारे slicers यूज किए वो उसी के लिए किए हैं कि हमको जो टाइम पीरियड का देखना है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो तो 2020 का एक ऑप्शन है। अगर 2020 के ऑप्शन में जाने के बाद हमको देखना है कि मार्च 19 में कितना कुछ डेटा सेल हुआ है, लाइक 19 ऑफ मार्च को, तो वो जब हम यहाँ पे चेंज करेंगे, वो मैं प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल बेस दिखाऊंगा, अभी सिर्फ थेरी बेस है। सो जब 19 मार्च को डेटा जो कुछ सेल हुआ है या फिर क्या लॉस हुआ वो सब देखने के लिए हम यहाँ पर स्लाइसर व्यू कर सकते हैं। बेसिकली स्लाइसर इज नथिंग बट इंटरैक्टिव वे जिससे हम डेटा कितना फ्लो हो रहा है, लाइक डेटा कितना है हमारे पास, कितना डेटा स्टोर किया है, वो सब देखते हैं। एज वेल एज हम यहाँ पर सेम कंट्री सेल्स मैनेजर कौन था, फिर कौन सा प्रोडक्ट हमको देखना है, तो वो सब भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। देन ड्रॉप डाउन मेन्यूज एक नथिंग बट जो हम बेसिकली यूज करते हैं गूगल फॉर्म्स में, या फिर वेरियस टाइप की वेबसाइट पे जब हम विजिट करते हैं तो वहां पर हमको ड्रॉप डाउन दिखते हैं। तो ड्रॉप डाउन एज इन एक एरो रहता है नीचे, उसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि हमको क्या क्या सिलेक्ट करना है। लाइक हम गूगल फॉर्म भरते हो वहाँ पे दिखता है कि हम SY में TY में है, वो सारे ऑप्शंस आते हैं। तो ड्रॉप डाउन वो क्लिक करने के बाद ऑप्शन दिखाता है हमको। So drop down is a list that is with field of data, and data filling is done by the owner or user of that database. सो ट्रेंड एनालिसिस इज नथिंग बट जो डे टू डे लाइफ में हम काम करते हैं, जैसे कि अभी हमारे मार्क्स का भी एनालिसिस होता है। तो यूनिट टेस्ट 1 का जब मार्क्स का एनालिसिस होता है तो वो अपनी फैकल्टी मार्क्स का एनालिसिस करते हैं। तो किसने कितना लाइक लॉस किया है, लाइक लूज किए हैं मार्क्स, फिर कितने मार्क्स हमको बढ़े हैं, किसको कितनी एक्सपेक्टेशन थी, लाइक किसको 30 आउट ऑफ 30 चाहिए थे लेकिन कम आए। तो ये सब जो है वो ट्रेंड एनालिसिस में आता है। लाइक यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेल्स के इसमें, तो ट्रैक परफॉर्मेंस ओवर मंथ्स, क्वार्टर्स और प्रोडक्ट, लाइक ओवर मंथ्स लाइक 2 मंथ में या 1 मंथ में कितना उसने काम किया है, या क्वार्टर्स में लाइक 3 मंथ्स में कितना काम हुआ है कंपनी से, या फिर एम्प्लॉयज ने कितना काम किया है। फिर प्रोडक्ट लाइंस विद चार्ट, लाइक ये जो प्रोडक्ट है इसके जो लाइंस है ये सब लाइंस, तो ये सब जो है वो डेटा फैक्टर है उनके। डेटा फैक्टर इज नथिंग बट जो डेटा वहाँ पे अवेलेबल है बट कोलैबोरेशन उसका हुआ नहीं है लाइक किसी और डेटा के साथ, तो वो डेटा फैक्टर मैटर करता है ट्रेंड एनालिसिस के लिए। क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस जो है वो इंडिविजुअल पार्ट रहना चाहिए हमेशा। लाइक जो मेन डेटा है, डेटा सेट जो डेटा स्टोरेज जहाँ पे किया है, लाइक सोर्स डेटा जिसको बोलते हैं मेन डेटा, या फिर डेटा सेट, तो डेटा सेट में से जो डेटा हम रिट्रीव करते हैं जो पाइवोट टेबल के लिए हम यूज करते हैं, और उसके बाद जो ग्राफ्स बनेंगे उसमें ऊपर हम सेकेंडरी चार्ट्स यूज करते हैं ताकि ट्रेंड एनालिसिस हो। सेकेंडरी चार्ट हम यूज करते हैं ताकि ट्रेंड एनालिसिस रहे। ट्रेंड एनालिसिस में अलग से डेटा जो है पाइवोट टेबल पे बनना चाहिए, क्योंकि अलग एक फ्यूचर लाइन भी आती है ट्रेंड एनालिसिस में। फ्यूचर लाइन क्यों आती है? क्योंकि जो काम किया है वो उधर तक
मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उतना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ है। इफ नहीं हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे 4 टाइप्स हमने पहले यूनिट में देखे हैं डेटा एनालिटिक्स के। तो वो सब इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सेकेंडरी चार्ट लगता है, तो वो सेकेंडरी चार्ट में डबल लाइन ग्राफ होता है। जैसे इन्होंने यहाँ पर बार ग्राफ एंड लाइन चार्ट यूज किया है, तो वहीं पे हम सिर्फ डबल लाइन चार्ट यूज कर सकते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि फ्यूचर में हमको क्या करना चाहिए उसके साथ। तो ट्रेंड एनालिसिस हम उसके लिए यूज करते हैं। देन फोरकास्टिंग, लाइक प्रिडिक्ट फ्यूचर सेल्स यूजिंग फोरकास्ट शीट और ट्रेंड लाइन फीचर। तो इसमें कुछ फॉर्मूलाज है आपने टेक्स्ट बुक में दिए हुए, जैसे कि फोरकास्ट डॉट लीनियर एंड ई एस टी। सो बेसिकली उन दो फॉर्मूलाज हम पाइवट टेबल के बाहर लगा सकते हैं और फोरकास्ट कर सकते हैं। फोरकास्टिंग इज नथिंग बट प्रिडिक्टिंग अ फ्यूचर विद द सेल्स डेटा, और उसके जो सेल्स डेटा की अमाउंट है या फिर उसमें कितना सेल हुआ है वो सब देखने के लिए पूरा फोरकास्ट करते हैं हम, जिससे कि हमको कितना इम्प्लीमेंटेशन, लाइक कितना काम और करना जरूरी है, वो सब का हम पता कर सकते हैं फोरकास्ट करके। कि अगर अभी काम 2x हो रहा है, तो 2x स्पीड से जो हमको लेवल पे हिट करना है वो लेवल वहां तक लाइक रीच नहीं करेंगे हम वहां तक। तो हमको अभी 4x काम करना चाहिए, तब जाकर कोई तो हमको जो रिजल्ट का आउटपुट है, जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आएगा कंपनी को। तो उसके लिए फोरकास्टिंग ये फीचर वहां पे है लाइक एक्सेल में। सो बिल्डिंग योर फर्स्ट डैशबोर्ड, तो बिल्डिंग योर फर्स्ट डैश में ऑर्गेनाइज डेटा होना चाहिए। जैसे मैंने अभी टेबल का एग्जांपल लिया कि सब ऑर्गेनाइज रखोगे तो आपको इजीली मिलेगा। तो स्ट्रक्चर योर डेटा सेट विथ क्लियर हेडर्स एंड कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। सो बेसिकली डेटा फील्ड अगर कहीं पे लाइक रो और कॉलम आपका छूट गया, लाइक वहाँ पे नल वैल्यू है या एम्प्टी है वो चीज, तो वो आपके मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, जिससे आपका जो एनालिसिस है वो बहुत खराब हो सकता है। क्योंकि एक भी अगर फील्ड मिस हुई उसमें से, लाइक वो सेल या पर्टिकुलर पूरी रो उसमें अगर एम्प्टी रह गई, तो वो पूरे पाइवट टेबल पे या आपके जो विजुअलाइजेशन करना है, आपको जो चार्ट क्रिएट करना है, उसके ऊपर इफेक्ट दे सकता है। फिर उसके बाद हम ऐड यूजर्स कर सकते हैं, इंसर्ट डेटा ग्राफ्स एंड स्पार्क लाइन्स टू विजुअलाइज ट्रेंड्स। बेसिकली जो हम चार्ट्स, लाइक हमने स्कूल में भी पढ़ा रहेगा, लाइक चार्ट्स रहते हैं अलग अलग टाइप के, ग्राफ्स रहते हैं, हमने उसके ऊपर प्रैक्टिकली परफॉर्म किए हैं अभी। स्पार्क लाइन्स होते हैं अलग अलग विजुअलाइज करने के लिए ट्रेंड्स। ट्रेंड्स इज नथिंग बट अगेन ट्रेंड्स एनालिसिस भी हो सकता है इसमें। फिर जो अभी करंट ट्रेंड्स है, लाइक अलग अलग टाइम, डिजिटल मार्केटिंग का जो एग्जांपल है वो इसके लिए परफेक्ट है ट्रेंड एनालिसिस में, क्योंकि डे टू डे लाइफ में डिजिटल मार्केटिंग ये बार बार यूज करते हैं सबके सब, लेकिन किसी को पता नहीं होता है। तो ट्रेंड्स में वो सारी चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए विजुअल होना चाहिए वो सारी चीजें। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक गेम का एग्जांपल लिया है, उसमें हम देख सकते हैं जैसे 30% ऑफ टाइम्स जो है वो रेशियो जो है 30% का, उसके वजह से यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि आई एम अ रशर करके। एंड देन 8% ऑफ टाइम ये जो प्लेयर है वो बॉम्बर है, देन 14% ऑफ टाइम वो राइफलर था, 20% ऑफ टाइम उसने सपोर्ट प्रोवाइड किया है, 26% ऑफ टाइम उसने स्नाइपर प्रोवाइड किए। तो ये जो पूरा है वो विजुअलाइजेशन है किसका, तो पूरा वो जो डेटा है, लाइक एक जो गेम उसने खेला रहेगा प्लेयर ने, वो गेम का उसका एनालिसिस है जो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। देन उसके बाद इंसर्ट कंट्रोल एड स्लाइसर्स एंड ड्रॉप डाउन मेन्यूज फॉर इंटरएक्टिव फिल्टरिंग। देन अगेन यहीं पे जो एग्जांपल है वहीं पे हम देख सकते हैं, मैंने अभी यहाँ पर राइफलर पे क्लिक करके रखा था, तो ये सारे जो है वो राइफलर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, और राइफलर कितना कम है वो दिखा रहा है यहाँ पे, लाइक 14% है। अगर मैंने लेवल वाइज अलग अलग किया तो आप देख सकते हो कि 8% टाइम ही बॉम्बर है, इसलिए यहाँ पर लेवल 1 लिखा है उन्होंने। तो लेवल 1 उसी लिए लिखा है क्योंकि कम है, उसका रेटिंग जो है वो कम है। तो ये बढ़ाने के लिए उसको क्या करना चाहिए कि लाइक गेम्स में मोर ऑफ द टाइम्स उसने ग्रेनेड्स यूज करने चाहिए, तो उसका डेटा बढ़ सकता है। वैसे ही मतलब 4x काम होना चाहिए वापस से। देन 30% ऑफ टाइम वो रशर है, तो रशर के लिए उसने फर्स्ट लेवल रखी है। सेम अगेन वही हो रहा है एड स्लाइसर, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी चेंजेस हो जाएंगे, तो ये इंटरैक्ट हो रहा है, गेम इज इंटरैक्टिव, तो 3D वे में हम इसको इंटरैक्शन कर सकते हैं। फिर इंटरैक्टिव फिल्टरिंग के लिए भी हम ये यूज करते हैं। एंड देन अगेन जो अपना एग्जांपल है वो रियल वर्ल्ड एक एग्जांपल हो सकता है कि सेल्स डैशबोर्ड डिस्प्लेइंग द मंथली रेवेन्यू ट्रेंड्स, टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स एंड रीजनल परफॉर्मेंस। जो कि हमने ये देखा, ये वाला जो है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का पूरा डैशबोर्ड है। सो बेसिकली द सेम इज द एग्जांपल फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। Then pivot tables. Pivot table is nothing but the data we sort and we from raw information to meaningful insights and interactive reports. Again the same thing but in a different way. जो पहले देखा वो विजुअलाइज किया, बट विजुअलाइज करने से पहले भी उसको हम डेटा जो है वो बहुत बड़ा होता है, लाइक हमारे पास बहुत सारे रो हो सकते हैं, बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं, इंटू थाउजेंड इंटू हंड्रेड्स कितना भी हो सकता है डेटा। सो उसको सैग्रीगेट करने के, उसको अलग करके शॉर्ट में एक जगह पे दिखने के लिए, लाइक बिफोर डैशबोर्ड पिवट टेबल बनाना जरूरी है।
क्योंकि पिवोट टेबल नहीं होगा तो हम डैशबोर्ड तक पहुंच ही नहीं सकते। डैशबोर्ड बनाने के लिए पिवोट टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक अगर डैशबोर्ड पावरफुल है तो उसका भी पावरफुल हम बोल सकते हैं कि पिवोट टेबल। अगर पिवोट टेबल ही नहीं बनाएंगे तो लाइक हम उसमें डैशबोर्ड बना ही नहीं सकते। So basically, we use pivot tables to quickly organize, summarize, and analyze the large data set by grouping, counting, and aggregating data, transforming raw information into meaningful insight and interactive reports without needing the complex formulas. सो एक्सेल में हम सबको पता हो कि मोस्टली जगह पे फॉर्मूलाज यूज होते हैं, बट इतने सारे फॉर्मूलाज उतने हैं जितने ही कोडिंग लैंग्वेज में हम कोड्स के सिंटैक्स और उतना सब यूज करते हैं। सो बेसिक वे में वो क्या करते हैं इसमें, वो मैं प्रैक्टिकल में एकदम क्लियर कट बताऊंगा, बट सिंपलेस्ट वे में आप ये समझ लेना कि ये जो फोर उनके प्रोडक्ट्स है, लाइक एप्पल्स, बनानास, चेरीज एंड ऑरेंजेस, ये उनके कंपनी के सबसे टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट आर आवर टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स है, इसका हम जो क्वेश्चन आएगा तो उसको इजीली ऐसे आंसर कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। सो पिवट टेबल बनाने के लिए थ्योरी है कि सिलेक्ट योर डेटा, जितना भी डेटा सेट आपके पास अवेलेबल है, लाइक आपका जो मेन डेटा रहेगा, मैंने जो फाइल भेजी है उसके ऊपर आप अपने अगर किसी ने देखा रहेगा उस फाइल में, सो वहां पर मैंने ऑलरेडी स्लाइसेस एंड कुछ चीजें इंप्लीमेंट की थी नेक्स्ट उसके शीट में। सो वो भी मैंने ऐसे ही वे में बनाया, सिलेक्ट किया मैंने डेटा को, मेन जो टेबल है उसमें से। फिर मैंने एनालाइज किया कि कहीं पे कुछ मिसिंग नहीं है ना, कुछ नल वैल्यू नहीं रह गई ना, या फिर कोई पूरी की पूरी रो जो है वहाँ पे इंसर्ट नहीं हुई ना, जो कि एम्प्टी थी। फिर वो मैंने एनालाइज करने के बाद मैंने हाईलाइट किया पूरा टेबल, या फिर मैंने कंट्रोल ए दबाया। कंट्रोल ए से पूरा जो टेबल है आपका जो कंटेंट वाला वो सिलेक्ट होता है। उसके बाद मैंने कंट्रोल टी दबाया। कंट्रोल टी हमने दबाया क्योंकि हमको टेबल क्रिएट करना है पहले, उसका पाइवट टेबल से पहले भी टेबल क्रिएट करना है, ताकि उसमें ड्रॉप डाउन आया और अपना जो डेटा है वो अगर कहीं पे फॉल्टी है तो हम उसको एरर फ्री कर सकते हैं, वो जो डेटा है उसको क्लीन कर सकते हैं टेबल के फॉर्मेट में लेकर। अलग अलग जैसे इन्होंने अभी रखा है, लाइक ये जो ड्रॉप डाउन से मंथली सेल्स उनको देखना था, तो मंथ कोई मिसिंग नहीं है ना, ये चेक करने के लिए हमको पहले टेबल बनाने की जरूरत पड़ती है। देन हम डायरेक्टली इंसर्ट में जाएंगे, नेविगेट टू इंसर्ट, फिर वहां पर ऑप्शन आता है पाइवट टेबल का, लेकिन जो इंसर्ट टैब है वो होता है एक्सेल के रिबिन में। रिबिन इज नथिंग बट जो फाइल इंसर्ट, देन आपका जो अलग अलग ऑप्शन आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं वहां पर कि आपको ड्रॉ करना है क्या, अलग अलग जो कंपोनेंट्स वहां पर आते हैं उसको हम एक्सेल का रिबिन बोलते हैं। तो एग्जाम में लिखते हुए भी हमको ऐसे लिखना है कि नेविगेट टू एक्सेल रिबिन, चेक फॉर द ऑप्शन इंसर्ट, देन क्लिक ऑन इट, देन सिलेक्ट पाइवट टेबल, चूज द डेटा रेंज, लाइक ये जो रेंज होगी आपके टेबल की पूरी जो रेंज होगी, वो टेबल की रेंज आपको पूरी सिलेक्ट करनी है। एंड देन आपको वहां पर न्यू एग्जिस्टिंग शीट ऐसे दो ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको जो न्यू शीट है उसके ऊपर क्लिक करना है। न्यू शीट में आपका पूरा का पूरा जो है पाइवट टेबल रेडी हो जाएगा। लाइक एक बेसिक वे में ये सारे ऑप्शन जो है वो अनचेक रहते हैं तभी। देन बेसिकली इन्होंने जो यहाँ पर किया है ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड्स, तो ये जो फील्ड्स थी लाइक प्रोडक्ट, रीसेलर, मंथ एंड सेल्स, ये एक एक करके इन्होंने यहाँ पे ड्रैग किए। तो रोज जब ड्रैग करते हैं तो प्रोडक्ट और रीसेलर, आप जैसे कि देख सकते हो प्रोडक्ट और रीसेलर ये दोनों को इन्होंने रोज में डाला, तो प्रोडक्ट भी दिखने लग गए, रीसेलर भी दिखने लग गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फिल्टर्स और वैल्यूज भी ऐड किए। फिल्टर में इन्होंने कुछ अभी डाला नहीं क्योंकि उनको जरूरत नहीं थी, लाइक मंथ की जरूरत थी, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर मंथ कॉलम्स में दिया, इसलिए यहाँ पर दिख रहा है कि ड्रॉप डाउन आ रहा है। बट बेसिकली मंथ ने अगर यहाँ पर फिल्टर में डाला रहता तो मंथ का एक पूरा फिल्टर आता है कि कौन से मंथ में कितने एप्पल्स लाइक सेल हुए, लाइक किसने किसने रीसेलर जो थे, लाइक जॉन था, माइक था, ये सब ने कितना कितना सेल किया है उसका एनालिसिस बनाने के लिए। So then analyzing the result, total views, averages, percentage instantly. So like यहाँ पे एवरेज तो कहीं निकलेगा नहीं, लाइक परसेंटेज एंड एवरेजेस, बट एवरेज देखा जाए यहाँ पर तो ऑन द एवरेज लाइक $600, $430, ये मिला के कुछ एवरेज निकाला है उन्होंने बनानास के लिए। तो अलग अलग टाइप की यहाँ पे एवरेज हमको बस डिजिट में दिख सकते हैं। फिर टोटल वैल्यू जो है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है डायरेक्टली थ्रू द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल। सो दैट्स व्हाई पाइवट टेबल इज अ पावरफुल टूल, as well as is a fundamental tool for data analysis and business intelligence. नॉट नेसेसरी कि बिजनेस इंटेलिजेंस में ये सब हो, बट अलग अलग इंडस्ट्री में, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। और बिजनेस इंटेलिजेंस से ज़्यादा मैं सोचूंगा कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है यूज़ करने के लिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा डेटा भी है, तो वो भी कुछ कहीं ना कहीं वो एक्सेल पे सेव कर रहे, लाइक एक्सेल यूनिवर्सली बहुत जगह पे यूज होता है। मतलब हम गिन भी नहीं सकते, मे बी इतना 90% ऑफ टाइम द कंपनीज यूजेस द एक्सेल, गेमिंग इंडस्ट्री, इवन यूनिवर्सिटीज, इवन हम भी अभी यूज कर रहे हैं, तो अपना जो डेटा है वही वो भी कहीं ना कहीं ये सेव हो रहा है। लाइक मैंने पीपीटी यहाँ पे बनाई, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है उधर ये जो पीपीटी मैंने अपलोड की है वो पता चल रहा है उनको कि मैंने ये पीपीटी यहाँ पे क्रिएट की है करके।
सो हम कुछ क्वेश्चन से जैसे आंसर कर सकते हैं कि विच रीजन जनरेट्स द मोस्ट रेवेन्यू, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कौन सा रीजन है उसमें बता सकता हूँ, लाइक यहाँ पर प्रोडक्ट एंड ये इतने सारे हैं, लेकिन इन्होंने रीजन लिया नहीं है, बट मैं रीजन की इसको भी सेम वे में फॉर्मेट करके आंसर कर सकता हूँ। वो मैं आपको प्रैक्टिकल में बता दूंगा। देन कस्टमाइजिंग अ पाइवोट टेबल, बेसिकली चेंजिंग कैलकुलेशंस जो है वो चेंज क्यों करने चाहिए कैलकुलेशन, अगर किसी को प्रॉफिट का मार्जिन निकालना है, कितने प्रोडक्ट्स जो सेल हुए हैं उसका प्रॉफिट और मार्जिन निकालना है उनका, कि लाइक जो उसके लिए फॉर्मूला है वो है सेल्स अमाउंट माइनस द कॉस्ट अमाउंट। लाइक किसी ने अगर एक लैपटॉप बेचा फॉर 30,000 और कॉस्ट अमाउंट थी उसकी 20,000, तो जब माइनस होगा तो 10,000 का उसका प्रॉफिट मार्जिन है वहां पर। तो ये जो फॉर्मूला है वो भी पाइवोट टेबल में हम यूज करते हैं, ताकि उससे पता चले कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। मे बी समटाइम इट कैन बी गो इन नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो, लाइक उसका लॉस जो है कंपनी को वो भी वहाँ पे दिखता है। तो वो रिट्राइव करने के लिए भी और जो ऑप्शन, लाइक वो लोग मोबाइल में ज़्यादा उसका रिव्यू निकाल के लेंगे, या फिर मोबाइल में कुछ ऑफर देख के वो चेंज कर सकेंगे। तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं बेसिकली चेंजिंग कैलकुलेशन का टैब। देन अप्लाई फिल्टर्स, वही है वापस से कि यूज रिपोर्ट फिल्टर टू डिस्प्ले द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स रीजन एंड टाइम पीरियड्स। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी फिल्टर्स दिए थे, लाइक रीसेलर और प्रोडक्ट के लिए, फिर मंथ के लिए भी यहाँ पे फिल्टर है। या फिर हम डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि ये जो फिल्टर से सब बना हुआ है, लाइक यहाँ पर भी फिल्टर का ऑप्शन है, तो प्रोडक्ट ए अगर है तो सिर्फ प्रोडक्ट ए को हमको फिल्टर करना होगा, तो हम सिर्फ प्रोडक्ट ए का भी डेटा देख सकते हैं इसमें। सो सॉर्टिंग अ डेटा, बेसिकली डेटा सॉर्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो अरेंजिंग इन अ डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर है वो आइडेंटिफाई हो टॉप परफॉर्मेंस के लिए। जैसे अगर थर्ड या फिर सेकेंड या फिर फर्स्ट रैंकर 2000 के डेटा में इन द मिडल ऑफ 1500, मिडल ऑफ 1600 ऐसे अगर एक एक है, तो फिर वो नहीं चलने वाला, क्योंकि वो डेटा जो है वो बहुत मिक्स डेटा है, तो उससे कॉम्प्लेक्स सिटी बढ़ेगी कि कौन कौन विनर्स है या फिर कौन कौन टॉप परफॉर्मेंस है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया के। तो वो जो प्रॉब्लम एरिया में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है वो क्विकली हम कैसे देख सकते हैं, तो सॉर्ट करके। बेसिकली जो नंबर सॉर्ट करते हैं हम, लाइक 1 to 100 का रहेगा तो 1 हमेशा फर्स्ट दिखना चाहिए, या फिर हमको देखना है कि 100 से लेके नीचे, लाइक 100 to 99 और ऐसे फ्लो में देखना है, तो हम डिसेंडिंग कर देंगे उनको, तो 100 वाला जो डेटा फील्ड है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। देन पाइवोट टेबल में और एक चीज़ है, रिफ्रेश ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे हम डेटा इम्प्लीमेंट करते हैं वैसे वैसे हर टाइम हमको जो रिफ्रेश करना ज़रूरी है, क्योंकि मेन डेटा में अगर हमने सिलेक्टेड फील्ड्स रखी है A1 to D3 ऐसे करके, और हमने अगर D4 से लेके डेटा अगर ऐड किया, तो वो डेटा डायरेक्टली वहाँ पे आता नहीं है, तो हमको एक तो सिलेक्ट करके वापस से पाइवोट टेबल बनाना पड़ता है, एल्स हमको जो डेटा है उसकी फील्ड्स बढ़ानी पड़ती है, या फिर सॉरी डेटा शीट जो उसकी फील्ड्स बढ़ानी पड़ती है, वरना फिर डायरेक्टली पाइवोट टेबल में जाकर हमको देखना पड़ता है कि मैन्युअली एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम थी उसके लिए उन्होंने एक रिफ्रेश ऑटोमेटिकली का ऑप्शन लाया। तो कीप योर एनालिसिस करंट डेटा अपडेट्स फ्लो थ्रू द योर पाइवट टेबल इंस्टेंटली। हम बेसिकली इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो इंस्टाग्राम में अगर फीड से हम बोर हो गए तो वो फीड को हम सिंपली जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो उनका जो डेटा है वो हमको दिखता है डायरेक्टली कि हाँ बाबा ये नए ट्रेंड्स वहाँ पर आए हैं। सो दैट इज नथिंग बट डेटा एनालिसिस ऑफ इंस्टाग्राम। तो हम भी डायरेक्ट रिफ्रेश करते हैं, जैसे हमारा जो टेबल है पाइवोट टेबल उसको हम रिफ्रेश करते हैं, जो नया डेटा ऐड ऑन हुआ है उसको हम देख सकते हैं कि हमने ये डेटा ऐड किया था। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर यहाँ पर बनानास में और किसी रिसेलर का नाम ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली मैन्युअली नहीं कर सकता, बट मैंने डेटा सेट जो है मेरा वहाँ पे अगर मैंने और किसी का नाम लिखा फॉर XYZ पर्सन, तो उसका जब मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करूंगा तो उसका नाम भी बनानास के अंदर आ जाएगी। बनानास जो है उसका रीसेलर जो है उसने भी वो काम वहाँ पे किया है, तो उसने कितने का बेचा एंड कितना उसका प्रॉफिट मार्जिन था वो सब भी यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखना चालू हो जाएगा, जब मैं डेटा एंट्री डेटा सेट में कर दूंगा उसकी। तो रिफ्रेश करते ही ये सब भी अपडेट हो जाएगा, रिफ्रेशिंग नथिंग बस अपडेटिंग द डेटा सेट। So use case, another use case is for this filter to show only high value customers, then sort by total spend, identify your VIP clients। या फिर कोई ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं तो उसमें जो डेटा होता है, लाइक वीआईपी क्लाइंट्स वहाँ पे कौन कौन आ रहे हैं या फिर वीआईपीज वहाँ पे कौन कौन आने वाले हैं, तो उनका डेटा देखने के लिए हम फिल्टर यूज कर सकते हैं नथिंग बट, और सॉर्ट कर सकते हैं उनको, या फिर कैलकुलेशन उनके चेंज कर सकते हैं, लाइक अगर कोई बड़ा वीआईपी आ रहा है तो उनको अगर ज़्यादा पेमेंट दे रहे हैं हम, तो उनका नाम फर्स्ट दिखना चाहिए, तो उसके लिए कैलकुलेशन ऐड करनी पड़ती है सिंपलेस्ट वे में। और कैलकुलेशंस में सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, उसका काउंट निकाल सकते हैं, फिर परसेंटेज में वैल्यू निकाल सकते हैं, लाइक इन्होंने भी जो किया है वो कैलकुलेशंस यूज करके परसेंटेज में वैल्यू निकाली है यहाँ पर, लाइक 30%, 26%, 20%, 14%, 8%।
देन पाइवट चार्ट विजुअलाइज योर डेटा। आई गेस ये प्रैक्टिकल सबने परफॉर्म किया होगा, अभी सर ने करवाने लगाया था तो सबको इसकी आइडिया होगी बेसिक वे में। सो मैं पाइवट टेबल्स आर यूज टू क्रिएट इंटरactive एंड विजुअल समरीज फॉर लार्ज डेटा सेट, हेल्पिंग यूजर्स टू इजीली अंडरस्टैंड ट्रेंड्स पैटर्न्स एंड comparisons between the transforming data into charts and graph। सो बेसिकली मैंने क्या किया, ये जो मेरे डैन के मार्क्स थे लाइक यूनिट टेस्ट वन के, उसको मैंने एक डेटा में लिया, एक टेबल बनाया। उसके बाद मैंने क्वेश्चन वन के लिए एक लाइक पाइवट टेबल बनाया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक पाई चार्ट लिया। फिर उसके बाद लाइन ग्राफ लिया, उसको कुछ लेजेंड्स वगैरह ऐड किए हैं। यहाँ पर मैंने स्कैटर डायग्राम लिया, स्कैटर डायग्राम से भी मैंने लेजेंड्स वगैरह ऐड किए हैं। फिर सेम क्वेश्चन टू के लिए भी किया है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ तक ही नहीं है, अगेन गेमिंग इंडस्ट्री में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। लाइक जो प्लेयर है गेम का, उसने सोलो में सबसे ज्यादा डेटा यूज किया है, लाइक 34 टाइम्स उसने गेम खेला है, दो उसमें से विन्स है। एलिमिनेशन लाइक किल्स उसके जो है वो 91 टाइम्स उसने किए हैं। तो इसका जो डेटा है वो भी एक डायग्राम में, लाइक हम बोल सकते हैं उसको कि विजुअलाइज करने के लिए उन्होंने ग्राफ में या फिर चार्ट्स में बनाया था। सो जब मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ तो मुझे ये समझ रहा है कि हाँ मैं हर लाइक विन रेट भी मेरा अच्छा है, फिर जो सर्वाइवल है वो भी अच्छा है यहाँ पर, फिर एक्सप्लोरर कितना किया, टैक्टिक्स क्या यूज की जो प्लेयर है वो उसने, वो भी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। देन डुओ में उसने ज्यादा विन रेट नहीं है क्योंकि गेम्स नहीं खेले, तो वो जो डेटा है वो फ्लो नहीं हुआ है उतना वहाँ पे। स्क्वाड में वो खेला ही नहीं है कभी, सो उसके वजह से ऐसे जो डेटा है वो भी यहाँ पे यूज होता है। तो उन्होंने भी वही किया है ताकि मुझे ये समझे कि मुझे किसके ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए। लाइक मेरा विन रेट कम है तो मैं क्या सोचूंगा कि हाँ मुझे नेक्स्ट गेम में वो जीतना पड़ेगा, स्क्वाड में खेलूंगा तभी। सो ये जो प्लेयर है वो भी ऐसे ही डिफाइन करेगा। तो ये जो पाइवट टेबल है उसके चार्ट्स बनाते कैसे हैं, तो सिलेक्ट योर पाइवट टेबल। फिर उसमें एनीवेयर में लाइक किधर भी क्लिक कर सकते हो हम। उसके बाद इंसर्ट चार्ट, तो सेम अगेन एक्सेल की जो रिबिन है जहाँ पे फाइल इंसर्ट ये सारे ऑप्शंस दिखते हैं, वहां पर जाके इंसर्ट के ऑप्शन में जाना है। आपका जो ऑलरेडी क्रिएटेड पाइवट टेबल होगा उसके अंदर क्लिक करना है। देन पाइवट चार्ट का वहाँ पे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे कहीं पे, तो सो बेसिकली वहाँ पे ऑप्शन आता है एंड देन पाइवट चार्ट पे आपको जस्ट क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक करके। देन चूज योर चार्ट टाइप। अलग अलग टाइप की, जैसे को सबको पता है कि अलग अलग टाइप के ग्राफ्स होते हैं। हम कॉम्बो चार्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कॉम्बो चार्ट यहाँ पे यूज किया, लाइक लाइन ग्राफ प्लस बार ग्राफ इन्होंने यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर थोड़ा सा उसको अलग वे में रिप्रेजेंट किया है सेमी टाइप को। यहाँ पर उन्होंने जो पाई चार्ट है उसको भी अलग टाइप से थोड़ा सा डिफाइन किया है। इन्होंने यहाँ पर बार लाइन्स यूज किए हैं, फिर पॉइंट भी यूज किया, स्कैटर डायग्राम भी यहाँ पर यूज किया है, और लाइन ग्राफ भी यूज किया है। तो उसकी वजह से ये तीनों ग्राफ लाइक कॉम्बो ग्राफ बोल सकते हैं हम इसको। सो ये सब यूज करके उन्होंने डेटा विजुअलाइज किया है बेसिकली। सो ग्रुपिंग आइटम्स फॉर क्लियरिटी। अभी ग्रुपिंग जो है लाइक हमने जो क्या किया है, सीपीपी का जो प्रोजेक्ट है उसमें हमने ग्रुपिंग किया है। ग्रुपिंग क्यों किया है, क्योंकि इंडिविजुअली काम करने से बेटर है कि जब ग्रुप में काम करेंगे तो इजी वे में होगा, हर एक को काम मिलेगा। और दूसरा मतलब कि जो लाइक परफेक्शन चाहिए वो परफेक्शन हमको वहाँ पे अचीव होगा। तो उसके लिए जो किया है वो कंबाइन डेटा इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज। लाइक हमने क्या किया कि अलग अलग लोगों को एक साथ एक ग्रुप में लाए, फिर किसकी क्या कैपेबिलिटी है वो देखा, उनको उनका काम दे दिया। एंड देन टीम लीडर है जो लाइक डेटा सेट का यूजर होगा, वो देखेगा कि उसका काम कितना हुआ है लाइक थ्रू आउट द क्वार्टर्स, फिर उसने कितना काम किया है। फिर उसके बाद उसने काम कहाँ कहाँ पे किया है, और लाइक कौन से टेरिटरीज में किया है या फिर कौन से फील्ड्स में या डोमेन में काम किया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ग्रुप मंथ्स इनटू क्वार्टर्स, प्रोडक्ट्स इनटू टाइप्स, लाइक प्रोडक्ट के क्या टाइप में उसने ग्रुपिंग किया था और उससे क्या आउटपुट मिला। सो ग्रुपिंग मींस दो चीजें एक साथ मिक्स करना, बेसिकली कॉम्बो भी हम उसको बोल सकते हैं इधर भी। सो लाइक क्वार्टर्स और टेरिटरीज, ये अगर उन्होंने दोनों को ग्रुप किया तो क्वार्टर्स लाइक जनवरी फरवरी मार्च, ये टेरिटरीज भी उसके साथ दे दी उसमें। तो कौन से टेरिटरी में कौन से मंथ में कितना काम हुआ है वो भी हम उसमें से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए ग्रुपिंग ये सबसे ज्यादा मेन फैक्टर होता है। ग्रुपिंग इज नथिंग बट क्लियरिटी के लिए कि डेटा कितना क्लियर दिख रहा है हमको उसके लिए। Then slicers is interacting filters with the help of buttons, and रेडियो बटन्स हम उसको कहते हैं। तो रेडियो बटन्स के हेल्प से हम वो इंटरेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बोला। बट एक गेम का भी एग्जांपल है यहाँ पे। सो बेसिकली गेम का भी एक एग्जांपल है यहाँ पे।
सो रशर भी है यहाँ पे 25% ऑफ द टाइम, सो राइफलर भी है। ये सपोर्ट उसने प्रोवाइड किया है, तो ये सब जो है वो इंटरैक्शन के लिए दिया हुआ है। इंटरैक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि कितनी उसने काम किया है, और वो जो डेटा सेट है उसमें कितना इजी वे में हम उसको देख सकते हैं। पाइवट टेबल तो था, लेकिन पाइवट टेबल को भी और इजी वे में देखने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लाइंट, प्रोजेक्ट टाइप, ईयर, ये सब का यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया है। बट अभी मुझे ये चेकआउट करना है कि जो ट्यूटोरियल्स है वो ट्यूटोरियल्स कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा हुए हैं, जो क्लाइंट है किसको वो ट्यूटोरियल्स उसने प्रोवाइड किए हैं। तो मुझे लाइक इसमें जो है वो एक एक करके देखना पड़ेगा। बट मैंने अगर इसी पाइवट टेबल से अलग अलग स्लाइसर्स मैंने यूज़ किए, लाइक मैंने उसको क्रिएट किया और उसको मैंने यूज़ किया, तो अगर मैंने बस ट्यूटोरियल पे भी क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 2016 और 2017 में ट्यूटोरियल्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो अगर दोनों के ऑप्शन आ रहे हैं तो मैं 2016 का पहले चेकआउट करूंगा तो कितने क्लाइंट्स को किया है। तो ये जो डेटा मैं यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ ना, वो सब पाइवट टेबल में भी चेंजेस होते हैं, जिससे मैं इजी वे में एक छोटा टेबल है, पाइवट टेबल का भी एक छोटा टेबल क्रिएट होता है वहीं पे उसी जगह पे, क्योंकि मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली फिल्टर्स के साथ। जो फिल्टर्स है वो इंटरैक्टिंग बटन्स है। फॉर एग्जाम्पल जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं जैसे कि ऐप्स अलग अलग, तो ऐप्स में भी हम व्हाट्सएप अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम जब चैट्स पे क्लिक करते हैं तो वो इंटरैक्ट होता है, तो जब चैट्स पे इंटरैक्ट होने के बाद हम उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो वो भी एक इंटरैक्शन हो रहा है, जब मैं डेटा क्लिक कर रहा हूँ तो उनके यहाँ से मुझे जो डेटा है वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है व्हाट्सएप की साइड से। तो वो भी उनके डेटाबेस में से वही कर रहे हैं कि मैं अगर एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो इंटरैक्ट करेगा उनकी डेटाबेस के साथ, और उनके डेटाबेस में वो बोलेगा कि मुझे ये जो है वो इंटरैक्ट कर रहा है। तो इंटरैक्ट करने के बाद मुझे वो डेटा डाउनलोड हो जाएगा। देन अगेन अपडेटिंग एंड रिफ्रेशिंग का और एक पॉइंट है, तो डायरेक्टली पाइवट टेबल जो मैंने ऑलरेडी बोला है, लाइक पाइवट टेबल में जाकर हम रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश के भी दो टाइप्स है, लाइक ऑटोमेटिकली भी हमेशा के लिए हम रख सकते हैं उसको, या फिर ईच टाइम हमको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो डेटा है, लाइक हमको 100 लोगों का ही डेटा के ऊपर काम करना है, तो 100 लोगों का डेटा हमको बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं, लाइक रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। बट हमने उसमें 20 लोग और बढ़ाए, और हमारे पाइवट टेबल में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब हमने उसको रिफ्रेश नहीं किया है। तो रिफ्रेश अगर करेंगे तो वो 20 लोगों का डेटा भी पाइवट टेबल में दिख जाएगा। तो पाइवट टेबल उसी लिए हम बनाते हैं क्योंकि जो डेटा मेन टेबल में हम बहुत टाइम लेकर देखते हैं, तो उसको पाइवट टेबल में इजी वे में एक्सेस हो पाए। और इसी पॉइंट के साथ मैं 3.5 जो है वो कवर कर दूंगा। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई वुड लाइक टू इनवाइट कौस्तुभ पाटिल फॉर यूनिट 4, और प्रैक्टिकल्स जो है वो इसका होने के बाद हम दोनों ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। और किसी को कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज़ पूछ लो अभी।